तो इटली के वीज़ा में एक बड़ी अपडेट है, और वो अपडेट क्या है ये हमें बताएंगे एजे एक्सप्रेस के सीईओ। खाली पासपोर्ट पे लोग लोग जो झांसा दे रहे हैं और वो चीज़ें ना करें और उन चीज़ों में ना आए, थोड़ा सा स्टडी कर लें, कोई ऑथेंटिक जगह से आप इंफॉर्मेशन ले लें। क्या? देखिए ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, अगर बिजनेस आप शो कर रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, और अगर आप जॉब शो कर रहे हैं तो उसमें आपकी सैलरी वगैरह आनी चाहिए। आपने पहले टिकट के पैसे निकालने हैं कि भाई टिकट कितने का आ रहा हम्म। है, फिर आपने होटल्स का अंदाज़ा लगाना है, शॉपिंग के भी हम्म। पैसे उसी में ऐड करने हैं इसमें। क्या इटली के लिए खुद अपेयर होना पड़ता है? बिल्कुल, खुद अवेयर होना पड़ता है, बायोमेट्रिक होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो सबमिट होते हैं वो इंडिविजुअल आपके फ्लाइट्स में जाते हैं, वो ठीक ग्रुप है। के साथ आपके फ्लाइट्स में नहीं जाते। ट्रैवल एजेंसीज बहुत सारी रेपुटेबल ट्रैवल एजेंसीज हैं जो बहुत अरसे से काम कर रही हैं इस फील्ड में और बहुत साफ सुथरा काम कर रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो नई आई हैं और उन्होंने जो हंगामा मचाया हुआ है, जो हमने ठीक। आपको फ्रॉड का बताया और इसका बताया। अच्छा, अब जरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खर्चा क्या है, मतलब वीज़े की क्या फीस है, कितना खर्चा आएगा, ये खर्चे की बात बड़ी है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं हमारी अब नाज़रीन। आज मैं मौजूद हूँ एजे एक्सप्रेस में, और आज हम यहाँ क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं क्योंकि जितने लोग इटली जाना चाहते हैं, अब किसी भी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो इटली के वीज़ा में एक बड़ी अपडेट है, और वो अपडेट क्या है ये हमें बताएंगे एजे एक्सप्रेस के सीईओ बिलाल अनवर जलाल साहब। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो सर इटली एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग किस किस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, पहले तो ये क्लियर हो जाए। देखें, इटली में ज़्यादातर टूरिज़्म हमारे पास से जो जाया जाता है, ज़्यादातर टूरिज़्म के लिए जाते हैं, और इसके अलावा वर्क परमिट्स वहाँ से आते हैं, वो हमारे पास कम ही होते हैं बहुत। हम्म। और वहाँ से वर्क परमिट्स आते हैं तो यहाँ से उसकी एप्लीकेशंस सबमिट होती हैं। इसके अलावा फैमिली रियूनिफिकेशन है, जो हम्म। फैमिली रियूनियन कहलाता है, उसमें यानी कि सॉर्ट ऑफ इमिग्रेशन आप कह लें, तो एक कैटेगरी ये होती है। इसके अलावा जो है बिज़नेस और कॉन्फ्रेंस की होती है, जो विज़िट में आती है, शॉर्ट स्टे में आती है। तो ये जो सारी कैटेगरीज़ हैं, ये यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ कराची में भी और इस्लामाबाद में एम्बेसी में भी जमा होती हैं। जबरदस्त। जी। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ी जो अपडेट है वो इटली के वीजा के लिए क्या है, इसके प्रोसेस में है अपडेट, क्या चीज़ है? देखिए पिछले कुछ 10-12 सालों से जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो जेरीज वीएफएस के थ्रू होती थी, ठीक है। और कुछ उनके मामलात हुए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इन्होंने जो कॉन्सुलेट है, जो एम्बेसी है, इन्होंने जो है वो चेंज करा है अपना प्रोसीजर्स, और इन बीएलएस को दिया है। ये बीएलएस जो है वो एक स्पेनिश पहले ही कर रही थी एक वीज़ा यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ, और टीसीएस इसको डील करता है, ठीक है। वीज़ाट्रॉनिक्स इसको डील करता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो वहाँ से हट के यहाँ आ गया है। ठीक है। तो ये अच्छा। एक अपडेट है अच्छा, इसमें। अब अगर वीजा अप्लाई करना है इटली का, तो ठीक हमें है। क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ये गाइड करता हूँ कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो आप वीज़ा अप्लाई करें। हम्म। अदरवाइज़ जो है वो इस तरीके से खाली पासपोर्ट पे लोग लोग जो झांसा दे रहे हैं और वो चीज़ें ना करें और उन चीज़ों में ना आए, थोड़ा सा स्टडी कर लें, कोई ऑथेंटिक जगह से आप इंफॉर्मेशन ले लें। और बाकी देखें, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है इसमें, और बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट, आपकी जॉब का लेटर, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट तस्वीरें, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं ये ज़रूरी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर वीज़ा हिस्ट्री चाहिए, तो वीज़ा हिस्ट्री कितनी होनी चाहिए? फार ईस्ट में होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए? देखें, ग्राउंड बना हुआ होना चाहिए, यानी कि आप फार ईस्ट गए हुए हैं और आपने करीबी ममालिक सारे देख लिए हैं, अब आपने इटली के लिए अप्लाई करा है तो उसमें फिर एक ग्राउंड बना हुआ आ जाता है, और एम्बेसी भी ये समझती है चीज़ें कि भैया ये घूमने फिरने वाला है, जेन्युइन टूरिस्ट है, हम्म। या फिर जो है वो वहाँ जाके स्लिप हो जाएगा, तो उनको सबसे ज़्यादा खर्चा यही रहता है स्लिप होने का। अच्छा, अब जरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खर्चा क्या है, मतलब वीज़े की क्या फीस है, कितना खर्चा आएगा, ये खर्चे की बात बड़ी है। देखिए $60 60 थी फी इसकी पिछले कोई 10-12 सालों से, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ा दी है, €80 इन्होंने कर दी है। बाकी फिर बीएलएस जो है वो €26 से €36 €40 के बीच में वो ले रहा है, यानी जैसे कि 100 वीएफएस ले यूरो रहा था तकरीबन 120 €100 के यूरो बीच में है। जी जी, इसकी खर्चा आएगा। ऑफिशियल फी है। फिर इसके अलावा जो इंश्योरेंस हम अब लगती है, इंश्योरेंस कंपनी को आपने पे करना होता है, वो किसी ट्रैवल एजेंसी को पे कर देते हैं लोग, या फिर वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे ये सारे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? लेट्स सपोज अगर कोई वीज़ा विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इसमें? देखिए इसमें वैसे अभी जो जेरीस के वजह वीएफएस के पास था तो उस वक्त 25 दिन से महीना लग रहा था, और अभी जो है वो बीएलएस के पास आया है तो न्यू है, उसमें हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे अभी, लेकिन ये अंदाज़ा ये है कि 25 से 30 दिन ही लगेंगे इसमें। टोटल 25 से 30 दिन जी लगेंगे जी, जिसमें आपको वीज़ा मिल मिल जाएगा, अगर जाएगा। आपकी हिस्ट्री अच्छी, आपके पास पैसे इतने। अच्छा, पैसे की बात आती है तो सबसे पहले कि भाई बैंक स्टेटमेंट होनी कितनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, मतलब पैसे रख के वो जैसे छोड़ देते हैं वैसे होनी चाहिए, या ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, क्या? देखिए ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, अगर बिजनेस आप शो कर रहे हैं तो उसमें हम्म। ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, और अगर आप जॉब शो कर रहे हैं तो उसमें आपकी सैलरी वगैरह आनी चाहिए।
और इसमें जो बैलेंस इतना होना चाहिए, देखें किसी भी मुल्क की कैलकुलेशन या किसी भी एम्बेसी की कैलकुलेशन करने के लिए बहुत आसान सा फार्मूला है। आपने अपना तीन तीन हिस्सा रखने हैं। एक आपने खर्चे के लिए रखना है, एक आपने जो है वो सेविंग्स होनी चाहिए आपके पास, यानी कि एक आपने खर्चे का कर दिया और एक आपने सेविंग्स कर दी, और तीसरा हिस्सा जो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए आपके पास, यानी उस 2 हिस्से जो है आपके पास सेव होने चाहिए, एक हिस्सा आपके पास खर्चे के लिए होना चाहिए। तो इतना हैंडसम मनी होना चाहिए। आपने पहले टिकट के पैसे निकालने हैं कि भाई टिकट कितने का आ रहा है, फिर आपने होटल्स का अंदाज़ा लगाना है, शॉपिंग के भी पैसे उसी में ऐड करने हैं इसमें। तो एटलीस्ट आपके पास आपके अमाउंट आपकी अकाउंट में से 30% ये अमाउंट हो जो आप जैसे लेट्स सपोज अगर हम सिंपल अल्फाजों में बोलें तो अगर 1 लाख रुपए टोटल खर्चा आपके घूमने फिरने का तो उसके अंदर 3 लाख होने चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का खर्चा टोटल यानी कि कैलकुलेशन कर लें आप, जिसमें टिकट आ गई, वीजा आ गया, ये हो गया, तो उसके मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए, मतलब 2-3 होना चाहिए, यानी टोटल 3 हिस्से होने चाहिए, जिनमें से आपने खर्चा दिखा दिया, 2 आपने छोड़ दिए अपने पास अकाउंट में छोड़। हाँ, यानी कि अगर आपका 5 लाख रुपए खर्चा है तो आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए होने चाहिए जिस वक्त आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 15 लाख रुपए 2 दिन पहले डाल दिए और जी अप्लाई कर दिया, ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी 100% वीजा लगा देंगे, ये कर देंगे, फलाना टमाका कर देंगे, ये इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 100% तो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एम्बेसी नहीं है। बेसिकली जो आपको ये कह रहा है कि 100% वो एम्बेसी खुद नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होता है कि आपने रिश्वत दे के अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने ये 100% वाला अगर आपने देखना है तो ये आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों देंगे जब आपका वीज़ा वैसे ही लग जाएगा। आपने अगर ज़्यादा पैसे देने से कोई फ़ायदा हो रहा हो तो समझ में आए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एम्बेसी ने वीज़ा जिसको देना है उसको देना है, तो उसमें आगे एक्स्ट्रा पैसे दे के, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये करना चाहिए। और बुनियादी तौर पे हाँ, और बुनियादी तौर पे आप जो चीज़ की बुनियादी गलत हो, जो चीज़ की बुनियादी बेईमानी के ऊपर हो, तो वो आपको फिर आप अगर वहाँ चले भी जाएं तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कुदरती तौर पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ होता है और लोग सुनी सुनाई बातों पे भी बहुत बिलीव कर लेते हैं कि ग्रुप में अप्लाई कर दें तो वीज़ा जल्दी लग जाएगा, और अगर सिंगल अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे यहाँ ये वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई थी अपने चैनल पे। मैं आपके चैनल पे भी बता देता हूँ ये कि देखें, ग्रुप में जो है वो शेंजन या यूएस यूके, अगर आपको कोई कहता है कि ये ग्रुप में हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ग्रुप में होता ही नहीं है वो। ठीक है, आप ये चाहें तो एम्बेसी से खुद भी कंफर्म करें कॉल करके। आप देखें, आपने एक तो सबसे बड़ी निशानी ये होती है ग्रुप की कि ग्रुप में एक बंदा जाके जमा कराता है पूरे ग्रुप के केसेस, ठीक है, वीज़ा के लिए जो जमा होते हैं। आप जब ये ग्रुप का कह रहे हैं लोगों को, तो लोग तो इंडिविजुअली जाके जमा करा रहे हैं। ठीक है, तो वो इंडिविजुअली केस जा रहा है, इंडिविजुअल उनसे फ़ी चार्ज हो रही है, इंडिविजुअल उनके जो फ्लायर है वो डिफरेंट उसके अंदर जा रहा है डॉक्यूमेंट्स। फिर वो इंडिविजुअली वीज़ा ऑफिसर भी उसको रिसीव करके उसको उसकी असेसमेंट करके उसको अप्रूव या डिक्लाइन करके वो इंडिविजुअली उसके डिसीजन हो रहे हैं। मतलब जो भी फैसला करना है वो इंडिविजुअल होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा। ये नहीं कि मेरी ट्रैवल एजेंसी की कोई लेटर लग जाए, तो ट्रैवल एजेंसी को तो वैसे भी एम्बेसी जो है कोई खास अहमियत नहीं देती। ठीक है। दूसरा ये है कि उसके अंदर ये बोलें कि हम ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में भी वो कंसिडर नहीं करती। वो ये कहती है कि हमें इंडिविजुअल केसेस ही आपने जमा कराने हैं, और वो अलग अलग ही केस जमा होते हैं और अलग अलग ही प्रोसेस होते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा झांसा चल रहा है, तो ये इससे बच के रहें। हम आपके तवज्जो से, आपके मोबाइल, आपकी कैमरे से जो है वो ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि ये चीज़ को आम किया जाए, कि लोगों को ये बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो फ्रॉड से बचे इस तरीके। अच्छा, आखिरी सवाल जल्दी से इसका जवाब दे दें कि जिस तरह से अमेरिका का जो वीज़ा लगाना होता है तो खुद अपेयर होना होता है, क्या इटली के लिए खुद अपेयर होना पड़ता है? बिल्कुल, खुद अपेयर होना पड़ता है। बायोमेट्रिक होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो सबमिट होते हैं वो इंडिविजुअल आपके फ्लाइट्स में जाते हैं, वो ग्रुप के साथ आपके फ्लाइट्स में नहीं जाते। तो ये हमारे यहाँ इस नाम पे बड़ी बेईमानियाँ हो रही हैं। और एक आध चीज़ और भी है कि वो वहाँ पे किसी एसोसिएशन, लोकल एसोसिएशंस के साथ वहाँ जहाँ से हमने वो किया हुआ है, और हमारी जी ट्रैवल एजेंसी सबसे ऊपर है, हम लोग वाहिद वो हैं, पार्टनर हैं। तो ये सारी चीज़ें, इससे कोई वीज़ा के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके लगने, ट्रैवल एजेंसी के नहीं लगने। ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत करें, अपने केस मजबूत करें। इससे ये मतलब इन ट्रैवल एजेंसीज के चंगुल से बेहतर है, चक्कर से निकल के खुद अपने डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट करें, और खुद वीज़ा ऑफिसर अपने आप को सोच के और उन डॉक्यूमेंट्स को आप देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि उसमें वीज़ा लगना चाहिए। ठीक है, बस जानने से पहले एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया।
ये बताएं कि खुद अप्लाई करना बेहतर है किसी ट्रैवल एजेंसी से? देखें, अब ट्रैवल एजेंसीज बहुत सारी रेपुटेबल ट्रैवल एजेंसीज हैं जो बहुत अरसे से काम कर रही हैं इस फील्ड में और बहुत साफ सुथरा काम कर रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो नई आई हैं और उन्होंने जो हंगामा मचाया हुआ है, जो हमने आपको फ्रॉड का बताया और इसका बताया, तो कुछ ऐसी रेपुटेबल ट्रैवल एजेंसीज हैं जो बहुत सालों से, मतलब 20 साल 10 साल से काम कर रही हैं, तो आप उनसे जाके काम करें, उनसे जाके आप गाइडेंस लें, डॉक्यूमेंट्स की गाइडेंस लें, फॉर्म की गाइडेंस लें, और कोशिश ये करें कि एम्बेसी से ताल्लुक वाले किसी बंदे से करवाएं काम ये, ठीक है, ताकि उसको पता तो हो कि डॉक्यूमेंट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, एक आम ट्रैवल एजेंट को नहीं पता होते हमारे। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वाले जितने लोग इटली जाना चाहते हैं, काम के लिए जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं या किसी और मकसद से जाना चाहते हैं, तो आज तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है, ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राइडगिल, खुदा हाफिज़।